Hello students, welcome you all once again. This lecture on friction is very important for those students who are targeting IIT, JEE, Main, Advanced or NEET, or for those who will target after some years. So please watch this lecture attentively. इस लेक्चर में आज हम फ्रिक्शन का पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे. व्हाट इज फ्रिक्शन, नेचर एंड कॉज ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, and how to calculate the friction and how to solve numerical problems in all kinds of problems: single mass system, block over block system, inclined plane, mass placed or inclined plane, force at an angle like pulling, pushing. Please watch it carefully. Let's start. 3, 2, 1. Okay, see, this is a small object placed over this smooth surface. This surface is very smooth. You can see very smooth surface, and I place a small object. Now, can you tell me, is there any friction acting on this? क्या इस पे कोई friction है? If I slightly inclined it, अगर मैं इसको ऐसे incline करता हूं, तो it is not falling down. Is there any friction? And if I slightly increase the angle of inclination, it starts falling like this. It starts falling. तो ये किसी एक एंगल पे ये फॉल होना स्टार्ट हो जाती है और अभी फॉल नहीं हो रही. तो अभी ये क्या है? हाउ टू कैलकुलेट द फ्रिक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी व्हाट इज फ्रिक्शन. यू नो, देयर इज ए ग्रेट मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग फ्रिक्शन. मोस्टली हम ये सोचते हैं कि फ्रिक्शन जो है एक अपोजिंग फोर्स है. दिस इज नॉट ऑलवेज अपोजिंग. There is a misconception that it is not opposing the motion always, it is opposing the relative motion always. अब ये relative motion क्या है? किसी बॉडी की टेंडेंसी टू मूव. जैसे मान लिया अगर मैंने इसके ऊपर ये ब्लॉक, ये बॉडी ऑब्जेक्ट रखा है इसके ऊपर. नाउ दिस ब्लॉक हैज नो टेंडेंसी टू मूव बिकॉज नेट फोर्स ऑन इट इज जीरो. इसका जो वेट है mg, दैट इज काउंटर्ड बाय कांटेक्ट फोर्स यहां पे. तो फ्रिक्शन इज आल्सो ए कांटेक्ट फोर्स. फ्रिक्शन क्या है? कांटेक्ट फोर्स है. व्हेन टू बॉडीज कम्स इन कांटेक्ट, फ्रिक्शन विल एक्ट, बट नॉट ऑलवेज. लाइक दीज टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट बट देयर इज नो फ्रिक्शन, बट बिकॉज देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट टू मूव. अगर मैं इसको इंक्लाइन करता हूं लाइक दिस, इंक्लाइन, now some component of this weight of this body, mg sin theta, you know, that acts as an applied force. Now net force is not zero, friction is acting, but that net force is greater than the friction, then it will start sliding like this. It will start sliding. Now in this position there is no friction force, but there is contact force. तो contact force भी दो प्रकार का होता है, contact force. तो let's study. You see, मान लिया कोई भी, ये suppose ground है हमारा और इस पे कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा है. ये mass of the object is m. Now there is contact force but no friction. Reason? Weight of the body is downward, mg. The ground will give a normal reaction. तो इसको बोलेंगे हम static equilibrium. If you have not watched my video on equilibrium, mechanical equilibrium, please watch that. तो इसमें n और mg इक्वल है. तो n is the contact force. n यहाँ पे है हमारा normal reaction. This is normal reaction. और इसका दूसरा नाम है कांटेक्ट फोर्स. अब लेकिन ये जो कांटेक्ट फोर्स है ये ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस के नॉर्मल है. देयर इज वन मोर कांटेक्ट फोर्स दैट इज टेंजेंशियल टू द सरफेस, अलोंग द सरफेस. अगर मैं इस पे एक फोर्स अप्लाई करूं, नाउ देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ दिस बॉडी टू मूव ड्यू टू दिस फोर्स. एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इसके कारण इसकी टेंडेंसी है मूव करने की, बट इट इज नॉट श्योर इट विल मूव. ये श्योर नहीं कि मूव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. इट डिपेंड्स अपॉन दी अमाउंट ऑफ फोर्स, कितना फोर्स हमने लगाया. तो अगर मैं इसको फोर्स को इंक्रीज करता हूं स्लाइटली, मान लिया मैंने इसको स्लाइटली इंक्रीज कर दिया, इसको मैंने F इज इक्वल टू 2t लिखा. T इज इक्वल टू 0, देयर वाज नो फोर्स, नो फ्रिक्शन. T इज इक्वल टू 1, अगर T को 1 करें तो 2 न्यूटन. तो यहां पे फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन ही एक्ट करेगा. इफ द बॉडी इज नॉट मूविंग, तो यहां पे अगर 2 न्यूटन होगा तो यहां भी 2 न्यूटन ही होगा. तो दिस फोर्स इज आल्सो कांटेक्ट फोर्स. दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. Now if I increase this, this will also increase until this body is actually moving. जब तक ये बॉडी मूव नहीं करेगी, जब तक ये इंक्रीज होता जाएगा. और इसकी फिर एक लिमिट है, तो उसके बाद ये मैक्सिमम हो जाएगा. उस फ्रिक्शन को बोलेंगे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन क्या है? बेसिकली
फ्रिक्शन इस बॉडी की जो टेंडेंसी है मूव करने की उसको अपोज कर रहा है, मींस देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस ग्राउंड एंड बॉडी। ग्राउंड और बॉडी के बीच में एक रिलेटिव मोशन है, वो किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे। मान लिया मैंने सपोज यहां पे मैंने 10 न्यूटन फोर्स इस साइड अप्लाई किया और सेम 10 न्यूटन फोर्स इस तरफ अप्लाई किया, तो इज देयर एनी टेंडेंसी ऑफ दिस बॉडी टू मूव? नो, there is no tendency of this body to move because net force in this direction is zero। vertical direction में तो zero है ही, लेकिन vertical direction में हमारा फ्रिक्शन नहीं आ सकता because friction force is a contact force that is tangential along the surface। ये तो perpendicular to the surface हो गया, तो यहाँ पे हम कितना ही वेट डालें, जब तक x इसके along the surface हम net force नहीं अप्लाई करेंगे तब तक फ्रिक्शन नहीं आएगा। अब मान लिया मैंने इसको 12 कर दिया, this is 10, this is 12, now net force is right side, friction will be left side। फ्रिक्शन इसके अपोजिट होगा इस बॉडी पे, और फ्रिक्शन इज ऑलवेज इन पेयर्स। अगर इस बॉडी पे फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा तो ग्राउंड पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन पेयर। अगर इसकी टेंडेंसी फॉरवर्ड डायरेक्शन की है मूव करने की, तो इसका मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका रिलेटिव मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, एंड फ्रिक्शन फोर्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। अप्लाइड फोर्स बाय कैपिटल एफ, फ्रिक्शन फोर्स बाय स्मॉल एफ। और यहां पे पेयर में इस ग्राउंड पे भी फ्रिक्शन फोर्स आएगा, बट ग्राउंड दैट इज वेरी एट रेस्ट, इट विल नॉट मूव ओवरऑल। तो इसलिए फ्रिक्शन को सबसे पहले व्हाट इज द नेचर एंड कॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो आई राइट नेचर ऑफ फ्रिक्शन। क्यों होता है, कॉज क्या है फ्रिक्शन का? फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी फैक्टर्स। तो सबसे पहला जो है इसका नेचर ऑफ फ्रिक्शन, वो है इलेक्ट्रिकल। अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, और एटम के अंदर यू नो देयर आर इलेक्ट्रॉन्स, और इन एटम्स देयर आर इलेक्ट्रॉन्स, एंड ड्यू टू दिस देयर इज एन इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल इन नेचर, इलेक्ट्रिकल। दूसरा इसका जो है कॉज क्या है, कॉज ऑफ फ्रिक्शन दैट इज इरेगुलरिटी इन सरफेस। अगर किसी भी सरफेस को आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे, कोई भी सरफेस, मान लिया ये भी सरफेस है, कोई भी ये फाइन सरफेस दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें भी इरेगुलरिटी है काफी, तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। मान लिया इरेगुलरिटी को ऐसे दिखाएंगे, और ये ग्राउंड जो है इस पे भी इरेगुलरिटी होंगी, तो देयर इज ए इंटरलॉकिंग। किसी बॉडी को इनिशिएट करना, उसका मोशन इनिशिएट करना दैट इज वेरी टफ, उसमें थोड़ा सा ज्यादा फोर्स, अपोजिंग फोर्स होता है। वंस द बॉडी मूव्स, एक बार बॉडी मूव कर जाती है तो फ्रिक्शन जो है थोड़ा सा स्लाइटली कम हो जाता है, लेस डिफिकल्ट। तो इस पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो देयर इज एन इंटरलॉकिंग। यहाँ पे ये जो इंटरलॉकिंग है इसको ब्रेक करना पड़ेगा, और इसको ब्रेक करने में सम फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो इस बॉडी पे तो पीछे फ्रिक्शन लगेगा और ग्राउंड पे ये आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इट इज ऑलवेज इन पेयर्स, और इसकी एक लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट। तो वो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन बेसिकली 3 टाइप का होता है, 3 काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहला है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मींस बॉडी जब तक रेस्ट पे रहेगी, बॉडी मूव ना करे, और अगर मूव कर, इफ बॉडी इज मूविंग, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव ना करे, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉट ओनली व्हेन बॉडी इज एक्चुअली एट रेस्ट, बॉडी में भी मूविंग। सपोज बॉडी रोल करके जा रही है, उस दौरान भी स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है। मान लिया ये रोल कर रही है, यहाँ पे ऐसे रोलिंग मोशन है इसका, तो यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लिप नहीं कर रहा और बॉडी मूव कर रही है, तो यहाँ भी स्टैटिक फ्रिक्शन है। देयर इज आल्सो स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज एप्लीकेबल व्हेन बॉडी एट रेस्ट और द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज नॉट स्लिपिंग, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फर्स्ट इज स्टैटिक, सेकंड इज इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये सेल्फ एडजस्टिंग है। अगर यहाँ पे हम 10 न्यूटन लगाएंगे तो ये भी 10 न्यूटन, उसके बाद मान लिया इसको हमने 20 न्यूटन कर दिया तो ये भी 20 न्यूटन, बट देयर इज ए लिमिट ऑफ इट। इसकी मैक्सिमम कोई लिमिट है, वो किस पे डिपेंड करेगी, दैट वी विल डिस्कस। बट मान लिया इसकी मैक्सिमम लिमिट 20 है और यहाँ पे मैंने लगा दिया 21 न्यूटन, द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग। तो अब ये फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसको अगर ग्राफ बनाएं इसके बीच में एक, बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो स्टार्टिंग में नो फोर्स, जीरो अप्लाइड फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी जीरो।
बॉडी अपने आप मूव नहीं करेगी कि बॉडी को टच किया क्योंकि वो अपने आप पीछे मूव करे। तो इसमें जो है ये मैक्सिमम नहीं होता। बच्चे मोस्टली इसमें गलती करते हैं कि हम बोल देते हैं फॉर्मूला फ्रिक्शन का ये है म्यू एन, यहाँ के हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम फ्रिक्शन ये होता है, लेकिन ये तभी होगा जब अप्लाइड फोर्सेस से ज्यादा होगा। तो स्टार्टिंग में अप्लाइड फोर्स 0, ये भी 0, उसके बाद ये 45 डिग्री पे जाएगा, जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा। उसके बाद एक लिमिट होगी इसकी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसको बोलेंगे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद जब बॉडी एक्चुअली मूव करना शुरू कर जाती है दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन एंड आफ्टर दैट इज कांस्टेंट। तो ये काइनेटिक है, यहाँ पे एफ के स्लाइटली लेस देन, इससे थोड़ा सा कम होता है, और यहां तक ये इंक्रीज होता है, इसको बोलते हैं स्टैटिक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसको बोलेंगे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। और उसके बाद आता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन इज थर्ड टाइप, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन को फर्दर हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। बॉडी इज स्लाइडिंग, बॉडी स्लाइड कर रही है तो इसको बोलेंगे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग। और बॉडी रोल कर रही है अगर तो रोलिंग फ्रिक्शन। अब ड्यूरिंग रोलिंग फ्रिक्शन फिर दोबारा से स्टैटिक हो सकता है, रोलिंग के दौरान फ्रिक्शन स्टैटिक हो सकता है, और रोलिंग के दौरान फ्रिक्शन स्लाइडिंग है तो फिर वो काइनेटिक है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है उस टाइम पे। तो ये हमने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा, स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक, और ये है ग्राफ। अब इसमें हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है और एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन से पहले पढ़ते हैं हम एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज एक एंगल है जिसके ऊपर किसी बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन पे रख दें हम, जैसे मैंने इसको रख दिया हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, अब इसको इंक्लाइन करता हूं तो जिस एंगल के ऊपर, इसके एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के ऊपर ये स्टार्ट कर दे स्लाइड होना, जस्ट ऑन दी वर्ड्स टू स्लाइड, ये जैसे देखो ये, तो इस एंगल, इसका जो एंगल होगा यहाँ पे जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है? एंगल ऑफ रिपोज, तो एंगल ऑफ रिपोज पढ़ेंगे हम पहले। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, इसको आप थीटा आर से लिखते हैं। एंगल ऑफ रिपोज सिंपली थीटा से भी लिख सकते हो, लेकिन थीटा आर से बेटर है क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन के एंगल को हम जस्ट थीटा नाम दे देते हैं। दिस इज थीटा। तो जब इस थीटा आर हो जाएगा तो बॉडी यहां पे क्या कर देगी, मैक्सिमम ऑन दी वर्ज टू स्लाइड हो जाएगी है, क्योंकि इसका जो वेट है दैट इज एक्टिंग mg डाउनवर्ड। इसका एक कंपोनेंट होगा, ये आप पढ़ चुके होंगे पहले और यू कैन वॉच माय अदर वीडियोस। mg sin थीटा जो है इसको डाउनवर्ड लेके आएगा, और mg cos थीटा कंपोनेंट इसको कांटेक्ट फोर्स दिलवाएगा नॉर्मल। तो देयर आर 2 कांटेक्ट फोर्सेस, एक तो ये नॉर्मल है, दूसरा नाउ टेंडेंसी ऑफ द बॉडी इज टू मूव डाउनवर्ड। इस तरफ तो टेंडेंसी है नहीं क्योंकि ये n और ये कैंसिल करके नेट फोर्स इस डायरेक्शन में नॉर्मल टू दी सरफेस 0 है। तो mg sin थीटा अप्लाइड फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे होगा इसकी तरफ। और दिस इज सेल्फ एडजस्टिंग। जब ये मैक्सिमम हो जाएगा तो उस टाइम पे ये इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पे mg sin थीटा और इसके f max के इक्वल होगा, बॉडी इज ऑन दी वर्ज टू मूव। नाउ दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक तो क्या है, फर्स्ट पॉइंट कि ये अपोजिंग द रिलेटिव मोशन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, दिस इज अपोजिंग द रिलेटिव मोशन ओनली। मोशन को अपोज नहीं कर रहा, रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। मान लिया ये जो है सम दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ओवर इट, अगर मैं इसको आगे खींचता हूं ऐसे तो ये साथ जा रही है, यहां पे तो फ्रिक्शन ही तो ले जा रहा है इसको, इस ब्लॉक को फ्रिक्शन आगे ले जा रहा है। अगर मैं इसको आगे खींच रहा हूं और ये नहीं जा रहा तो ये अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये वहीं गिर जाता। तो यहाँ पे फ्रिक्शन हेल्प कर रहा है हमारी। तो फ्रिक्शन इज नॉट ऑलवेज अपोजिंग, फ्रिक्शन में बी सपोर्टिंग द मोशन। इसके मोशन को फ्रिक्शन सपोर्ट कर रहा है लेकिन इस पे अपोजिंग है, तो रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। दूसरा पॉइंट इसमें, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस। अब वो नेचर ऑफ सरफेस कैसे डिसाइड होगी, वो डिपेंड करेगी उसकी स्मूथनेस पे। इरेगुलरिटी बहुत ज्यादा होगी तो वो रफ होगी, और इरेगुलरिटी कम होगी तो वो लेस रफ होगी, और इरेगुलरिटी अगर बिल्कुल 0 हो जाए तो दैट इज स्मूथ, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। बट जनरली वी कैन टेक इट स्मूथ।
तो थर्ड पॉइंट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी? तो दैट मैक्सिमम वैल्यू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये जो कांटेक्ट फोर्स है इसके परपेंडिकुलर इस नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करेगा ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर यहां से नॉर्मल रिएक्शन हम रिमूव कर दें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं आएगा, चाहे कितनी भी इरेगुलरिटी हो। आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। सपोज इसको मैं यहां पे होल्ड करता हूं, देखना यहां पे इसका वेट है और यहां पे फ्रिक्शन भी होगा, कुछ ना कुछ स्मूथ रफनेस होगी इस व्हाइट बोर्ड की, कुछ ना कुछ। मैं इसको यहां टच करता हूं, यहां पे देखो, नाउ दिस इज नॉट फॉलिंग डाउन, क्योंकि मैंने यहां पे नॉर्मल फोर्स लगाया है। दिस फोर्स इज एक्टिंग एज नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन है तो क्या है, ये गिर नहीं रही। इसका जो फ्रिक्शन है इसको अपोज करेगा, क्योंकि वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग डाउनवर्ड, इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। और मैंने यहां से पुश किया इसको, मैंने यहां से इसको पुश किया, आई पुश्ड इट लाइक दिस, मैंने इसको पुश किया और इसका नॉर्मल रिएक्शन है, फ्रिक्शन अपवर्ड होगा। अगर मैं इसको रिमूव कर लेता हूं, ये देखो हाथ को रिमूव करता हूं, ये नीचे गिर जाता है, मींस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सरफेस रफ है फिर भी नीचे गिरेगा ये, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया पे। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। एंड लास्ट पॉइंट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू म्यू एन। यहां पे जो म्यू है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अब बॉडी अगर एक्चुअली मूव कर रही है तो इस म्यू को हम बोलेंगे म्यू के, दिस म्यू इज म्यू के, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक। एंड बॉडी इज एट रेस्ट नॉट मूविंग, और या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एट रेस्ट, तो इसको बोलेंगे म्यू एस, स्टैटिक। एंड यू नो स्टैटिक स्लाइटली ग्रेटर देन काइनेटिक, तो एस म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के, स्लाइटली ग्रेटर, ज्यादा नहीं। समटाइम्स आपको न्यूमेरिकल्स में म्यू एक ही सिंगल म्यू मिलेगा, तो आप उसमें म्यू के और म्यू एस को सेम ले लेना। तो इसलिए म्यू एस इज स्लाइटली ग्रेटर देन काइनेटिक। तो यहां पे हम फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये होती है, बट जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन है तो वो अप्लाइड फोर्स के बराबर, नेट अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होगा, अप्लाइड फोर्स नहीं, नेट अप्लाइड फोर्स। अब मान लिया ये ब्लॉक है, अब इसमें फोर्स तो मैंने अप्लाई कर दिया ऊपर से, मान लिया इसको पुश कर दिया डाउनवर्ड, तो क्या फ्रिक्शन आ जाएगा? नहीं, फोर्स तो अप्लाई कर रखा है, लेकिन नेट अप्लाइड फोर्स जीरो है अभी इस पे, क्योंकि इतना ही नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन है तो कैंसिल। अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूं, मान लिया थीटा एंगल पे, तो अब फ्रिक्शन आएगा। क्यों? क्योंकि इसका एक कंपोनेंट F cos थीटा इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करने की एफर्ट करेगा, तो यहां पे फ्रिक्शन आ जाएगा। और दूसरा कंपोनेंट F sin थीटा वो क्या करेगा, इसके नॉर्मल रिएक्शन को डिक्रीज करेगा। तो ये जो F sin थीटा है ये नॉर्मल रिएक्शन को डिक्रीज करेगा और इनडायरेक्टली जो है F को डिक्रीज करेगा, लेकिन इधर से जो है ये F cos थीटा इसमें क्रिएट करेगा। नाउ कैन वी राइट दिस फॉर्मूला लाइक दिस? यू नो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कैन वी राइट लाइक दिस, F max this vector is equal to mu n vector. Can we write like this? No, this is wrong. ऐसे नहीं लिख सकते। रीजन, the force of friction and normal reaction are not in same direction. नॉर्मल रिएक्शन तो है हमारा इस डायरेक्शन में और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है अलोंग द सरफेस, ये है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो इनके बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। तो इसलिए वी कैन नॉट राइट लाइक दिस, इसको स्केलर फॉर्म में लिखते हैं, F max is equal to mu n। अब इसमें एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है कई बार, समटाइम्स, यू नो mu is equal to F max upon n। If I ask you, if I double the normal reaction, अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन को डबल कर दूं तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो हम कहेंगे नो इफेक्ट, बिकॉज म्यू डजंट डिपेंड अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। म्यू नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता, वो नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, इरेगुलरिटीज पे डिपेंड करता है, इंटरलॉकिंग उनमें कितनी है। तो इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी डबल हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन डबल होने से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डबल हो जाएगा। तो ये हमारा एंगल ऑफ रिपोज क्या है वो पढ़ते हैं। हमारा पॉइंट था एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज में क्या होगा, जब ये मैक्सिमम हो जाएगा तो इसको मैं लिखूंगा म्यू एन, और यहां पे एन की वैल्यू क्या है, दैट इज mg cos थीटा। तो जिस एंगल पे ये जस्ट स्लाइड होना शुरू हो जाए तो उसको एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। तो एंगल ऑफ रिपोज इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एट विच
at which the body is on the verge to move, but actually does not move, एक्चुअली मूव ना करे लेकिन मूव करने के वर्ज पे हो, बिल्कुल कगार पे हो, दैट इज, तो हम निकाल सकते हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस थीटा, दैट थीटा विल बी थीटा आर। तो उस टाइम पे mg sin थीटा और ये इक्वल होंगे f max, तो mg sin थीटा विल बी इक्वल टू f max, और f max इज योर यू नो म्यू इनटू n। तो यहां से n की वैल्यू पुट कर देंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n, तो n is your mg cos theta, तो this will be mg sin theta is equal to mu into mg cos theta, और यहां से mg कैंसिल आउट, और ये आ गया हमारा tan theta is equal to mu। तो this theta will be theta r, at that theta will be theta r, तो this theta r is called angle of repose, इसको लिख सकते हैं आप tan inverse mu। तो अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता है तो आप एंगल ऑफ रिपोज निकाल सकते हो, या एंगल ऑफ रिपोज पता है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं उसका। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंगल ऑफ रिपोज के बाद आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इज देयर डिफरेंस बिटवीन द टू, तो ये क्या है ये देखिए, अभी मैंने बताया था फ्रिक्शन इज ए कांटेक्ट फोर्स, लेकिन अकेला कांटेक्ट फोर्स फ्रिक्शन नहीं है, इसके अलावा भी कांटेक्ट फोर्स है, ये भी कांटेक्ट फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन। अगर इस बॉडी को हम मूव करवाएं इस तरफ तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा इस तरफ F, लेकिन जब ये F एक्सीड करेगा तो उस टाइम पे ये हो जाएगा मैक्सिमम, तो ये हमारा टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स है, ये नॉर्मल, इन दोनों का जो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स है उसकी डायरेक्शन सपोज मैं ले लेता हूं ये, दिस इज रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, तो इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो इसको मैं अल्फा से लिख सकता हूं, वो थीटा था तो ये अल्फा, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, सिंपल, वेरी सिंपल, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज जस्ट द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, या ये कह सकते हैं रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, या रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये तभी लेंगे जब ये मैक्सिमम होगा, ये ध्यान रखना, ये मैक्सिमम होना चाहिए, तो यानी कि इसको अगर अल्फा लेना तो tan अल्फा से निकाल सकते हैं, tan अल्फा विल बी इक्वल टू, इसके पैरेलल ये लाइन आ जाएगी यहाँ पे वेक्टर, तो दिस अपॉन दिस, तो ये है हमारा f max, दैट इज f max डिवाइडेड बाय बेस हो गया इसका n, एंड f max इज यू नो mu इनटू n डिवाइडेड बाय n, ये कैंसिल आउट mu, अगेन सेम आ गया हमारा mu इज इक्वल टू tan अल्फा। तो मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर सेम, लेकिन वैसे बोथ टर्म वाइज बोथ आर डिफरेंट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज टर्म वाइज डेफिनेशन वाइज आर डिफरेंट थिंग्स, बट मैग्नीट्यूड वाइज दे आर सेम बिकॉज बोथ आर इक्वल टू म्यू। तो ये हमारा था एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आई टेक मोर प्रॉब्लम्स। अब ये ब्लॉक है कोई भी, इसका जो है दैट इज 4 kg मास, और यहाँ पे म्यू की वैल्यू है 0.5, तो यहाँ पे हमने मान लिया 18 न्यूटन फोर्स लगा दिया। Now what is the force of friction on this body? अब इसका force of friction क्या होगा, पहले तो ये चेक करते हैं इसका F max कितना होगा। तो F max के लिए that is mu n, mu is 0.5, n is your mg that is 40, तो ये आ गया 20 न्यूटन। तो it doesn't mean कि ये 20 न्यूटन होगा तो ये पीछे चल पड़ेगी, नहीं, अगर ये 18 ही अप्लाई किया है तो force of friction ये नहीं होगा, तो force of friction किसके इक्वल होगा, 18 के। दिस इज द आंसर। लेट्स टेक अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। मान लिया हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है 37 डिग्री, और यहां पे एक ब्लॉक प्लेस्ड है दैट इज 2 kg, और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5। तो वेदर दिस ब्लॉक विल स्लाइड, अगर स्लाइड करेगा, इफ यस देन व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इफ नो देन व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इसमें एक तो एंगल ऑफ रिपोज से ही पता लग जाता है हमें, एंगल ऑफ रिपोज। अब 37 डिग्री है तो मिनिमम अगर 37 एंगल ऑफ रिपोज होता तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होता। अगर मैं इसका एंगल ऑफ रिपोज मान लूं सपोज, तो 37 tan 37 दैट इज इक्वल टू 3/4 एंड दैट इज 0.75 एंड दैट इज म्यू। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.7 होता है यहाँ पे, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, लेस है, तो ये बॉडी स्लाइड करेगी। इट मींस ये एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, तो एंगल ऑफ रिपोज 0.5 पे कम आएगा इसका। अगर इसका फ्रिक्शन कम है तो एंगल ऑफ रिपोज भी कम होगा। तो एंगल ऑफ रिपोज जो है, इफ थीटा, दिस थीटा इज लेस देन थीटा आर,
तो बॉडी विल नॉट स्लाइड, बॉडी विल नॉट स्लाइड लेस देन और इक्वल टू, बॉडी विल नॉट स्लाइड। अगर थीटा ग्रेटर देन थीटा आर है विल स्लाइड, फिर स्लाइड करेगी, और उस टाइम पे यहाँ पे फ्रिक्शन काइनेटिक होगा, और इन दोनों केस में फ्रिक्शन स्टैटिक होगा। इक्वल टू में लिमिटिंग होगा, इसको मैं अलग अलग कर लेता हूं। इक्वल टू में फ्रिक्शन जो होगा FL होगा, लिमिटिंग होगा, और थीटा लेस देन थीटा आर होगा तो F विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स mg sin थीटा होगा। तो ये तीनों केस अलग अलग हैं। तो अब इसका करते हैं उसी तरह से, यहाँ पे mg cos थीटा, सॉरी mg sin थीटा इस दिस साइड, यहाँ पे आ जाएगा mg cos थीटा। अब फ्रिक्शन होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू चेक कर लेते हैं। पहले इसको चेक करते हैं कितना होगा। ये mg 20 sin 37 योर 3/5, तो ये आ जाएगा आपका 20 इंटू 3/5, ये आ गया 12 न्यूटन। अब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज इक्वल टू म्यू एन। यहाँ पे n की वैल्यू चेंज होगी हमारी, n इज नॉट mg बट mg cos थीटा, तो दैट इज म्यू इंटू mg cos थीटा, और म्यू की वैल्यू हमारी है 0.5, mg इज योर 20, cos थीटा cos 37 इज 4/5। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, 5 4 जा 16 और ये 8 न्यूटन आ गया। तो 8 न्यूटन इज इनसफिशिएंट, यहाँ पे 12 न्यूटन अप्लाइड फोर्स है, 8 न्यूटन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है मैक्सिमम वैल्यू, तो इसलिए ये बॉडी स्लाइड करेगी, और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बॉडी स्लाइड डाउन करेगी। तो अगर हम इसको इंक्रीज कर दें एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को, तो ये और फास्ट स्लाइड करेगी यहाँ पे। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट। अब इसी में एक और वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसमें कम से कम कितना फोर्स लगाए हम यहाँ पे। सपोज यहाँ पे फ्रिक्शन सफिशिएंट है, मैं इसको 30 डिग्री ले लेता हूँ। सपोज 37 से मैंने डिक्रीज कर दिया 30 डिग्री, और यहाँ पे हमारा है 2 kg इन दिस सेम वे। तो यहाँ पे मिनिमम कितना फोर्स लगाएं यहाँ पे कि ये बॉडी स्लाइड ना करे। तो पहले तो चेक करते हैं क्या जरूरत पड़ेगी हमें, क्या पता अपने आप ये स्लाइड ना करे। तो पहले ये देखो इसका mg sin थीटा कितना है, mg इज योर 20 sin 31/2 10 न्यूटन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है 10 न्यूटन, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू इज अगेन सेम 0.5 ले लिया मैंने, उसी तरह से म्यू एस स्टैटिक। तो ये आ जाएगा हमारा F max दैट इज म्यू n, और n हो जाएगा mg cos थीटा, उसी तरह से 0.5 इंटू n mg cos थीटा, mg इज योर 20 और cos 30 होता है √3/2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो दैट इज 5√3, और √3 इज योर 1.732, तो दिस इज 5 3 15, और ये 8.65 के अराउंड आएगा ये। तो 8.65 न्यूटन इज लेस देन 10 न्यूटन, ये बॉडी स्लाइड करेगी। तो स्लाइड करेगी तो हमें मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि ये बॉडी स्लाइड ना करे। तो F मिनिमम अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 10 में से माइनस कर देंगे 8.65, दिस विल बी योर आंसर 1.35 न्यूटन। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि ये F मैक्सिमम बताओ कि ये बॉडी स्लाइड ना करे, तो F मैक्सिमम के लिए फिर क्या होगा, इसको इंक्रीज करेंगे तो ये फ्रिक्शन विल चेंज द डायरेक्शन, अंडरस्टैंड। अगर मैं मान लिया F को 1.35 की बजाय मैं 10 न्यूटन लगा दूं, सपोज सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं इस फोर्स को 10 न्यूटन लगा दूं और इधर भी 10 न्यूटन, तो फ्रिक्शन विल वैनिश, फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा, देयर विल नो फ्रिक्शन बिकॉज नेट फोर्स इस पे जीरो है अलोंग दिस सरफेस, बॉडी की टेंडेंसी नहीं होगी मूव की, फ्रिक्शन कहां से आएगा, तो इसलिए फ्रिक्शन विल बी जीरो। अब मैं इसको इंक्रीज कर देता हूं 12 न्यूटन, तो नेट फोर्स इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में 2 न्यूटन, तो फ्रिक्शन कितना आ जाएगा 2 न्यूटन। फिर उसके बाद मैं और इंक्रीज कर सकता हूं, तो ये फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है इस डायरेक्शन में, जितना ये था 8.65। तो इसलिए F max के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे F max निकालना है अगर हमने, तो इसको मैक्स ले लो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज 8.65 न्यूटन। तो F max होगा इनका सम दोनों का, तो F max का आंसर आ गया आपका F max दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 8.65 दैट इज 18.65 न्यूटन। तो ये रेंज आ गई हमारी। तो अगर इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स इस रेंज में लगाते हैं 1.35 और 18.65 न्यूटन के बीच में, डेफिनेटली दिस बॉडी विल नॉट स्लाइड। अगर इससे कम लगाते हैं तो दिट विल स्लाइड डाउनवर्ड, फ्रिक्शन विल बी अपवर्ड और मैक्सिमम होगा। अगर इससे ज्यादा लगाते हैं तो फ्रिक्शन विल बी डाउनवर्ड एंड बॉडी विल मूव अपवर्ड। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो।